नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम अपने मेहमानों से ऑटिज़म पर गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम के सिलसिले को वहीं से जोड़ते हुए डॉक्टर आतिफ़ सईद अंजुम से सवाल पूछते हैं कि ये ऑटिज़म के बच्चे जो है ना, कि इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गट्स भी होते हैं, या वो अच्छे साइंटिस्ट या पेंटर बन सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल इसके बारे में बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो है आर्टिस्टिक एटीट्यूड इनका होता है, आर्टिस्टिक बिहेवियर भी इनका होता है, आर्टिस्टिक थिंकिंग भी इनकी होती है। तो इस लिहाज से इनको जो है, अगर आप कुछ इस तरह की एक्टिविटी में डालें जिसमें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें पेंटिंग है, जिसमें ड्राइंग है, जिसमें कोई किसी किस्म की रिक्रिएशन वाली चीज़ें हैं, तो उसमें ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। और इनकी आमतौर पे जो ऑटिज़म के जो बच्चों के जो स्कूल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे पीरियोडिकली कुछ एग्जीबिशंस भी होती हैं जहाँ के इनके हाथ के बने हुए हैंडीक्राफ्ट्स, इनकी हाथ की बनी हुई पेंटिंग या एम्ब्रॉयडरी, अगर फीमेल अगर ऑटिज़म बच्ची है तो उनकी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि इनको इनके जो सलाहियत हैं या जो इनकी एक्सपर्टीज़ और स्किल्स है उसकी उसके रिफ्लेक्शन करती हैं। तो इनको अगर इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें तो इनकी जो एक माइंड की डाइवर्जन होती है, जो इनके अंदर जो रिपीटेटिव रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर जो होते हैं वो किसी कदर इसमें कम हो जाते हैं, और वो अपने एक ख़ास जो सोशियोपैथिक बिहेवियर जिसे मैं कहूँगा, जो दूसरों के लिए थोड़ा सा अनयूजुअल होता है और दूसरों के लिए थोड़ा सा अनईजी होता है, तो उस बिहेवियर को इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम पॉजिटिव की तरफ लेके आ सकते हैं। तो इन एक्टिविटीज़ का जो है बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि इनके अंदर जो ये एक्टिविटीज़ हैं वो उनको पॉजिटिव वे में जब यूज़ करते हैं तो उससे एक अच्छी उनके अंदर एक थिंकिंग पैटर्न पैदा होता है, और फिर उसके इनके अर्निंग के मसाइल भी इनके हल हो सकते हैं। अगर इनकी पेंटिंग्स है या इनकी ड्राइंग्स है, जब उनको सेल किया जाता है, या इनके जो हैंडीक्राफ्ट जो इनके हाथ के बने हुए हैं, तो वो बड़े अच्छे दामों में मार्केट में जो है वो सेल होते हैं। और उससे फिर बच्चों के लिए एक तरह का सोशो इकोनॉमिक इशू जो इनका होता है, फाइनेंशियल इशू होता है, वो भी इनका किसी कदर हल हो जाता है। तो इस लिहाज से ये बड़ी अच्छी हेल्थी एक्टिविटी होती है, जो कि ऑटिज़म के बच्चों के साथ या दूसरे जो एडीएचडी के बच्चे हैं या जो स्पेशल चाइल्ड की जो डिफरेंट कैटेगरीज, उसके साथ पीरियडिकली ये एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, और ये इनके करिकुलम का हिस्सा होता है आमतौर पे स्पेशल स्कूलों में। और इससे इनकी थिंकिंग, इनकी परसेप्शन, इनके एटीट्यूड और बिहेवियर में पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। दुनिया में कुछ ऐसे मशहूर लोग हैं जिन्हें ऑटिज़म हुआ था या है भी, लेकिन फिर भी वो अपना दुनिया में अपनी जी हाँ, सलाहियतों की वजह बिल्कुल, से? ये बड़ा अच्छा सवाल किया। बहुत सारे जो है दुनिया में ऐसे मशहूर लोग गुज़रे हैं जिनको ऑटिज़म था, लेकिन उन्होंने उस ऑटिज़म को एक पॉजिटिव वे में लिया, और उसकी प्रोडक्टिविटी में उनके उसमें बेहतरी आई। और उनकी एक उन्होंने कुछ ऐसे भी कुछ आर्टिस्ट हैं, कुछ गुलकार भी ऐसे गुज़रे हैं कि जिनको ऑटिज़म था, लेकिन उनकी ये जो एक तरह की आप कह लें कि डिसेबिलिटी कह लें, है तो बेसिकली ऑटिज़म इज़ अ डिसेबिलिटी। तो उन्होंने इस डिसेबिलिटी को एबिलिटी में कन्वर्ट किया, और एबिलिटी में कन्वर्ट करने की वजह से दुनिया में उन्होंने नाम कमाया। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, बहुत सारे ऐसे नाम गुजरे हैं दुनिया में जो कि तो वो फिर इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ गुजार सकते जी हाँ, हैं। बिल्कुल इंडिपेंडेंटली लाइफ गुजार सकते हैं। डिपेंड करता है ना कि उसका ऑटिज़म का लेवल क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। सिवियरिटी और पे। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है इनकी इंटेंसिटी में फ़र्क भी आ सकता है। मतलब माइल्ड वाला मॉडरेट या सीवियर में भी जा सकता है, और सीवियर वाला माइल्ड में भी आ सकता है। तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि उनको आपने अर्ली इंटरवेंशन या थेरेपी कितनी जल्दी आपने शुरू की। मैं थोड़ा-सा एडिशन इसमें करना चाहूँगी डॉक्टर साहब, कि म्यूज़िक थेरेपी जो है ना वो बहुत यूज़फुल होती है इन बच्चों के साथ। म्यूज़िक थेरेपी। जी, क्योंकि ये मोनोटोनिक होते हैं ना, तो जब इनकी स्पीच होती है वो बिल्कुल रोबोटिक लाइक स्पीच होती है, उसमें टोन नहीं होती बिल्कुल भी। तो लेकिन इनको म्यूज़िक से बहुत इंटरेस्ट होता है। अगर आप इनको म्यूज़िक थेरेपी में डालें या कोई जैसे पियानो बजाने पे लगाएँ, या गिटार में अगर इंटरेस्ट है किसी बच्चे को, क्योंकि एक चीज़ ये बहुत अच्छी कर सकते हैं। किसी एक अगर आप उसमें स्किल में इनको डालेंगे तो वो ये बहुत अच्छा पॉलिश कर सकते हैं किसी एक स्किल के अंदर। और हमारे यहाँ मेरे ख़्याल बहुत सारी फ़िल्में भी बनी हैं ऑटिज़म के ऊपर। अगर हम याद करें कि बाहर के मुल्कों में भी बनी हैं, और इंडिया ने भी बनाई हैं बहुत इंडिया सारी में मूवीज़। अगर उनको उनका ज़िक्र करना मुनासिब हो तो मैं इंडिया में करूँगी। बनी है इस पर जैसे फिल्में। जी माय हाँ, नेम बिल्कुल इज़ बनी खान बनी थी, जिसमें शाहरुख़ खान ने एक्टिंग की थी, और वो प्योरली ऑटिस्टिक उन्होंने पोर्ट्रे किया था कि वो कितना सक्सेसफुल हो सकते हैं। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, ज़ाहिर है सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में भी आता है कि सोशलाइजेशन नहीं होती है, कम्युनिकेशन नहीं होती है, और फीलिंग्स थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हैं। वो लोगों की फीलिंग को समझते ज़रूर हैं, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं होता है इनके पास, एक्सप्रेस कैसे किया जाए। तो आर्ट थेरेपी के थ्रू और म्यूज़िक थेरेपी के थ्रू ये एक्सप्रेशन इनका आ सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉन वर्बल होते हैं, वो बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हैं। क्योंकि अगर अर्ली इंटरवेंशन पे काम ना किया जाए ना, कि अगर बहुत शुरू से काम ना किया जाए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 2 साल की उम्र से अगर थेरेपीज़ स्टार्ट की जाएँ,
तो उनका बहुत फ़ायदा होता है। उसमें ये होता है कि बच्चे का जो है वो हमें पता चल जाता है कि अगर ये वर्बल नहीं हो रहा है तो हम इसको पैक्स पे ले जा सकते हैं। पैक्स जो है एक और मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें हम पिक्चर के थ्रू, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम है वो, पिक्चर्स के थ्रू कम्युनिकेशन सिखाते हैं बच्चे को, ताकि बच्चा कम से कम अपने घर के लेवल पे और जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ उस लेवल पे जाके वो कम्युनिकेशन पे जा सके और अपनी चीज़ों को बता सके, अपनी ज़रूरत बता सके, अपनी नीड बता सके। तो अर्ली इंटरवेंशन का ये फ़ायदा होता है कि हम अगर स्टार्टिंग से बच्चे को थेरेपीज़ कर रहे होते हैं, एक तो फ़ायदा ये होता है कि वो अगर सिवियरिटी पे है तो वो मॉडरेट पे आ जाएगा, ठीक है। अगर वो मॉडरेट में है तो वो माइल्ड में चला जाएगा। हमेशा थेरेपीज़ का बहुत फ़ायदा होता है, और जो पेरेंट्स हैं उनकी ये होता है कि उन्होंने 6 महीने थेरेपीज़ ली, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उनको लग रहा होता है कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि बच्चे को फ़ायदा हो रहा होता है। और जो उसका फंक्शनल लेवल होता है ना, जहाँ पे वो होता है, कम से कम वहीं वो रुक जाता है, वर्स नहीं होता वो। अगर फ़ायदा नहीं भी होता ना थेरेपीज़ का, लेकिन बच्चा उस फंक्शन लेवल तक रहता है। लेकिन अगर आप उसकी थेरेपीज़ बिल्कुल नहीं लेते तो वो उस फंक्शन लेवल से भी पीछे चला जाता है, ये होता है। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि पेरेंट्स को कि आप जो है कंसिस्टेंट थेरेपीज़ लीजिए और ख़ुद सीखिए, ताकि आपको पता चले कि आपने अपने बच्चे को लेटर ऑन क्या करना है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कोई भी थेरेपिस्ट इतनी अच्छे से थेरेपीज़ उनकी नहीं कर पाता है। ज़ाहिर है और ज़्यादा उनके वर्स्ट बिहेवियर्स हो जाते हैं। तो अगर अर्ली इंटरवेंशन से काम किया जाता है बच्चों के साथ, तो उनका जो कहना चाहिए लाइफ ईज़ी भी होती है, उनकी लाइफ भी ईज़ी होती है और पेरेंट्स की लाइफ भी ईज़ी होती है। और क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म थेरेपीज़ हैं, ये नहीं है कि आपने 1 साल करा ली और फिर ख़त्म हो गई। या तो आप खुद सीख लें, पेरेंट्स को खुद सीखना चाहिए, और अगर खुद नहीं सीख रहे हैं तो फिर थेरेपीज़ कंटिन्यू रखें। थेरेपीज़ बहुत ज़रूरी है इनके लिए, विदाउट थेरेपीज़ इनकी और वर्स्ट हो जाती है कंडीशन। तो अच्छा, ऐसे बच्चों को डाइट कोई अलग किस्म की देनी होती है, या नॉर्मल डाइट, जैसे आजकल बच्चे जंक फूड बहुत खा रहे होते हैं या ड्रिंक्स अच्छा, ले रहे होते हैं? ऐसा होता है इनके साथ, ऑटिस्टिक बच्चों के साथ ऐसा होता है, फिक्सेशंस होती हैं इनकी। जो सेंसरी इश्यूज़ के हवाले से मैंने बात किया वो यही है कि क्योंकि खाने पीने में इनको टेस्ट, जिस चीज़ का टेस्ट अच्छा लग जाएगा सिर्फ ये वही चीज़ खाएँगे, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं खाएँगे। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके अंदर विटामिन्स की कमी भी हो जाती है, जब सब चीज़ें नहीं खाते। कुछ बच्चों को ये होता है कि वो बिल्कुल नरम ग़िज़ा खाना पसंद करते हैं, हार्ड वो नहीं, बिल्कुल भी च्यू करना उनको जो है वो बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो अब उनकी ओरल सेंसिटिविटी होती है कि उनको क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। अब ये काम जो है ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का होता है। वो पूरा इसमें वो अपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए बताते हैं कि इसका ओरल सेंसिटिविटी कैसे हम उसकी मैनेज करेंगे और कैसे उस बच्चे को सारे फूड्स हमें खिलाने हैं। ये नहीं है कि अगर वो खिचड़ी खा रहा है तो हम मुसलसल उसे खिचड़ी ही खिला रहे हैं। तो क्या होता है कि वो फिक्सेटेड हो जाता है खिचड़ी के ऊपर, और 10 साल का बच्चा हो जाता है लेकिन वो खिचड़ी ही खा रहा है, इसके अलावा कुछ खाता ही नहीं। मदर्स आती हैं, वो कहती हैं जी ये तो सिर्फ गोश्त खाता है और चावल सारे उठा के साइड पे कर देता है और सिर्फ बोटी बोटी खा लेता है। या मदर्स आती हैं, वो कहती है सिर्फ ये चावल खाता है, सूखे चावल खाता है, इसमें सालन भी नहीं डालता, कुछ नहीं डालता। अच्छा, उसमें ये होता है कि हम ये नहीं देख रहे होते कि क्यों खा रहा है। क्यों का सवाल जो है ना वो फिर बहुत बाद में आता है, और वो फिर ज़ाहिर है जब वो थेरेपीज़ पे जाते हैं तो पता चलता है कि बच्चे को जो है वो च्यू करना नहीं अच्छा लग रहा, उसको जॉ में थोड़ी इरिटेशन हो रही है। तो फिर जॉ की एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, फिर डिफरेंट फूड्स डिफरेंट तरीक़ों से उसको खिलाया जाता है ताकि उसके टेस्ट बड ही डेवलप नहीं होते। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो जो चीज़ ज़ाहिर है एक ही चीज़ हम खाते रहेंगे तो वही टेस्ट बड्स होंगे हमारे और दूसरी चीज़ तो हम जब टेस्ट ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो है कैसी। तो इसमें ये होता है कि फिर वो वाली सेंसी जो इश्यूज़ हैं उनको फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एड्रेस करता है और वो फिर उनको सारे फूड्स वगैरह खिलाता है। और ऐसे बच्चों को कोई मसरूफ़ रखने के लिए कोई स्पेशल एक्सरसाइज करवानी पड़ती है? स्विमिंग है, वॉकिंग है, बिल्कुल, ये एक्स्ट्रा ताकि उसकी करिकुलर तवज्जो एक्टिविटीज़ जितनी भी आप उसे करा सकते हैं वो कराइए आप उनको। दूसरा ये है कि उनका अटेंशन और कंसंट्रेशन के लिए ज़रूरी होता है कि आप कोई ना कोई उनको ऐसा काम करवाएँ जिसमें उनकी अटेंशन और कंसंट्रेशन डेवलप हो। अब वो जो होता है बच्चे का, हम देखते हैं कि आईक्यू लेवल क्या आ रहा है ना, आईक्यू के हिसाब से फिर हम वो एक्टिविटीज़ सजेस्ट करते हैं कि आप ये वाला काम कराइए या ये वाला पज़ल कराइए, ये वाला पज़ल कराइए। वो आईक्यू को देखते हुए फिर वो थेरेपिस्ट सजेस्ट करता है कि आप घर में भी इस चीज़ को फॉलो अप पे रखिए। ज़ाहिर है जब असेसमेंट होती है किसी भी चीज़ की तो फिर हमें पता चलता है, ये पूरी एक पिक्चर सामने आती है कि बच्चे का जो फंक्शनल लेवल है वो कितना है। क्योंकि ऑटिस्टिक में ये होता है कि जो बच्चे हाई फंक्शनिंग के साथ होते हैं उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, जो लो फंक्शनिंग के साथ होते हैं उनकी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और बग़ैर पेरेंट्स की सपोर्ट के हम बच्चे के साथ अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। ये एक ट्राइका है, ट्राइके के साथ ही हम काम करते हैं। उसमें ये होता है कि एक थेरेपिस्ट होता है, पेरेंट्स होते हैं और वो बच्चा होता है। बच्चे का अपना कॉग्निशन होता है कि उसका आईक्यू कितना है, वो हमारी चीज़ों को कितना समझ पा रहा है और कितना हम उसको आगे बढ़ा पा रहे हैं।
और किस तरह उसकी हम लर्निंग करा रहे हैं। लर्निंग पैटर्न्स इनके डिफरेंट होते हैं, तो वो एक थेरेपिस्ट ही अच्छे तरीके से बता सकता है कि हम किस बच्चे को किस चीज़ के थ्रू लर्न करा सकते हैं। कुछ बच्चों को पानी में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो हम क्या करते हैं कि वाटर थेरेपी के थ्रू फिर वो लर्निंग करवाते हैं। तो वो हमें टेक्सचर भी हमें पता करना पड़ता है, क्योंकि कुछ टेक्सचर्स इन लोगों को पसंद नहीं आते हैं, तो फिर ये उसको अवॉइड करते हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि इनको कपड़े पहनने में भी मुश्किल हो रही होती है, ये हर कपड़ा भी नहीं पहनते हैं, क्योंकि वो उनको टच का जो इशू होता है, अगर टच में सेंसिटिविटी है तो वो फिर इनको कपड़ों से होती है कि अगर कोई मोटा कपड़ा पहना दिया तो उससे भी चुभन हो रही है, या ठंडा गर्म जो है ना वो बहुत ज़्यादा इनको, समटाइम्स कुछ बच्चों को ठंडा गर्म का बहुत होता है, वो एसी से कम में रह नहीं सकते, उनको बहुत गर्मी लगती है। तो ये चीज़ें काफ़ी इनकी डिफ़र करती हैं, मतलब चाइल्ड टू चाइल्ड डिफ़र होती हैं ये। जो उन्होंने तमीना ने जो हाँ। टेक्सचर का जिक्र किया, तो फूड में भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। बाज़ बार फूड भी जो टेक्सचर के लिहाज से जो है ना ये बिल्कुल खाना इसी पसंद वजह करते से हैं, नहीं खाते हैं नहीं ये लोग। खाते हैं, तो टेक्सचर का बड़ा इन पे इम्पैक्ट आता है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसमें कोई मेडिसिन भी दी जाती है क्या, सिर्फ इस तरह की थेरेपी जी से जी इलाज बिल्कुल, होता मेडिसिन दी जाती है। जब बच्चा हमारे पास जब डॉक्टर के पास जब पहली दफ़ा आता है तो आमतौर पे हम उसको मेडिसिन ही देते हैं, उसको डिफरेंट तरह की मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स दे के हम उसके मूड को स्टेबलाइज करते हैं। कुछ बाज़ दफ़ा हमने उनको कुछ सेडेटिव्स या कुछ स्लीपिंग पिल्स भी देनी होती हैं ताकि इनके नींद के इश्यूज़ जो हैं वो उसको एड्रेस हो सकें। और उसके साथ में हम इनको कुछ सेल्फ सप्लीमेंट्स भी देते हैं, जैसे मिस तमीना ने बताया कि इनके अंदर जो डाइट की जो रिस्ट्रिक्शन होती है, जो डाइट के लिए स्पेसिफिक इनकी एक चॉइस होती है, तो उसकी वजह से इनके अंदर जो बैलेंस डाइट की कमी हो जाती है। है जी। जब बैलेंस डाइट की कमी होती है तो अल्टीमेटली जो उसके पास जो ऑप्टिमम अमाउंट में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह जो चाहिए होते हैं वो उनको नहीं मिलते। तो उस लिहाज से हमें कुछ फूड सप्लीमेंट्स की तरफ जाना जाता है, और इसके लिए फूड सप्लीमेंट्स आमतौर पे ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर कुछ ख़ास तौर पे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, जिंक है, मैग्नीशियम है, विटामिन डी है, सेलेनियम है। तो जो इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो उनके ब्रेन की ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लिहाजा इनके लिए जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं वो आमतौर पे ओमेगा 3 फोर्टिफाइड फूड सप्लीमेंट्स इनको दिए जाते हैं। आपने चूँकि मेडिसिन का जिक्र किया, तो एक तो मैंने कहा कि मूड स्टेबलाइजिंग के तौर पे हमने इनको कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कुछ हम इनमें यूज़ करते हैं जो कि मूड स्टेबलाइजिंग होती है, जिसमें वेलपोरिक एसिड है, जिसमें टोपैरामेट है, या जिसमें कार्बामाज़ेपिन आती है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि आमतौर पे 5 to 10% ऑफ द पेशेंट विद ऑटिज़म दे हैव एपिलेप्टिक फिनोमेना एज वेल। तो उस एपिलेप्सी को एड्रेस करने के लिए फिर हमें एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन को देना होता है, और एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन के कुछ ज़ाहिर है कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें उनका नॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है, अब नॉर्मल मैग्नीशियम मेटाबॉलिज्म है, या दूसरे उनके जो जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो लीवर पे इफेक्ट पड़ सकता है, किडनी पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो हमें जब एंटी एपिलेप्टिक ट्रीटमेंट देते हैं तो ये डॉक्टर के लिए ज़रूरी होता है कि वो उसके सीज़र टाइप को डिटरमाइन करे, और उस सीज़र टाइप के मुताबिक वो एंटी एपिलेप्टिक जो है ड्रग प्रॉपर डोज में दे, प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए दे। और आमतौर पे जैसे अभी डाइट का आपने जिक्र किया, तो ये आमतौर पे बाज़ दफ़ा जंक फूड की तरफ जाते हैं, आमतौर पे जो है वो फास्ट फूड की तरफ जाते हैं, बेवरेजेज या कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो कि हाई कैलोरी होती है। तो उसकी वजह से इनके अंदर वेट गेन बढ़ना शुरू होता है, और वेट गेन इनके लिए आमतौर पे इनकी इम्प्रूवमेंट जो होती है इसके अंदर उसमें कमी लेके आता है, जो उनकी थेरापीज उनको दी जाती हैं। और जितनी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो है वो वेट गेन करती हैं, जैसे वेलपोरिक एसिड से वेट गेन होता है। तो फिर हमें उनको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स भी ऐसी देनी होती है जिससे उनका वेट गेन ना हो। तो फिर उसके साथ हमें इनको पूरा एक कम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जो कि हमें करना होता है। और फिर हमें आमतौर पे होता है कि एक पेशेंट अगर मेरे पास आता है तो मैंने उसको वेलपोरेट या वेलपोरिक एसिड मैंने उसके मूड के लिए लिख के दिया। तो केमिस्ट के पास जब वो जाता है दवाई लेने के लिए, तो केमिस्ट कहता है अच्छा आपके बच्चे को मिर्गी है क्या? वो कहता है मिर्गी तो नहीं है, तो ये तो मिर्गी की दवाई आपको दे दिया। फिर वो हमारे पास आता है जी आपने क्या किया, हमारे बच्चे को तो मिर्गी नहीं है, आपने उनको मिर्गी की दवाई दे दी। तो ये ज़रा हमारे पास इशू आते हैं, तो उसके लिए केमिस्ट का भी एक थोड़ा सा उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए कि वो जो बच्चे जो ट्रीटमेंट दी जा रही है उसके बारे में वो खुद से कोई कमेंट्स ना करें, दवाई को कम करना या ज़्यादा करना। तो ये सारे के सारे इसमें इश्यूज़ आते हैं जिसको हमें एड्रेस करना होता है। अच्छा मोहतरमा तहमीना सैयद शाह, तो मैं ही पूछूंगा आपसे कि ये ट्रीटमेंट जो है एक्सपेंसिव होता है कि गरीब लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हो?
एक्सपेंसिव तो होता है, ज़ाहिर सी बात है। जो थेरेपिस्ट काम कर रहे होते हैं, अगर आप प्राइवेट सेशंस उसके लेते हैं तो वो ज़ाहिर है एक्सपेंसिव होता है। लेकिन पाकिस्तान में अभी काफ़ी इस पे काम हो रहा है और गवर्नमेंट इदारे भी इसमें काम कर रहे हैं। और उसमें ये है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं, तो अगर आप वहाँ से थेरेपीज़ कराते हैं तो वो आपको थोड़ी सी सस्ती पड़ती हैं, इतनी महंगी नहीं होती हैं। दूसरा ये है कि मतलब वैसे अगर देखा जाए तो क्योंकि इदारे वो कम हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे जो हैं वो बेचारे थेरेपी से रह जाते हैं। लेकिन ये कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, मतलब अभी मुराद अली शाह साहब ने एक और यहाँ पे सेंटर बनाया है ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुराद अली शाह साहब। तो मैं भी आगे यही होप करूँगी कि बहुत अच्छे और सेंटर्स बनने चाहिए। पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से बढ़ रहा है ना ये ऑटिज़म, उस हिसाब से हमारे पास थेरेपीज़ जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो बेचारे नीडी लोग हैं, उनके लिए वो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं सेक्टर है। की तरफ से कोई हेल्प नहीं है इस मामले में। नहीं कर रही है गवर्नमेंट, कर रही है। सिंध गवर्नमेंट ने तो काफ़ी अच्छा किया है। सी आर्ट का एक सेंटर सी आर्ट अभी सेंटर उन्होंने बनाया है पूरा एक ऑटिस्टिक बच्चों का, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से बना हुआ है, बहुत अच्छा और center काफ़ी हॉस्पिटल्स में भी बने हुए हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। और अब और ये चैरिटेबल और वेलफेयर इदारे हैं ये वो कुछ बनाते हैं, बहुत नहीं कम है ये ऐसे इदारे जहाँ पे कि फ्री मिले। और हमारा इदारा भी है जिसमें जो काम कर रहा है, और वो बहुत नॉमिनल चार्जेस लेते हैं हमारा, क्योंकि गवर्नमेंट का इदारा है तो वो बहुत नॉमिनल चार्जेस लेते हैं। तो कुछ इदारे हैं जो बहुत नॉमिनल चार्जेस लेते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है, ऐसा भी होता है। अच्छा, दुनिया में अवेयरनेस पैदा करने के लिए इस ऑटिज्म के बारे में जी कोई डे मनाया जाता है या कोई इस तरह का महीने को जी, बिल्कुल मनाया जाता है। 2 अप्रैल जो है 2007 के अंदर 2007 के अंदर स्टार्ट किया गया था कि 2 अप्रैल जो है वो ऑटिज़म डे के तौर पे मनाया जाता है। फिर वो पूरा महीना ही वो ऑटिज़म अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलते हैं। डिफरेंट इदारे जो हैं वो अपने अपने लेवल पे ऑटिज़म अवेयर्स प्रोग्राम्स चलाते हैं। अच्छा, इसमें एक एडिशन मैं करना चाहूँगी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, अपना प्रैक्टिस का जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो ये है कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम जिन नॉर्मल बच्चों का भी होता है, उनके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं वो भी ऑटिस्टिक वाले आते हैं। तो मेजॉरिटी में जो लोग मेरे पास आते हैं जो बहुत छोटे बच्चों को स्क्रीन टाइम देते हैं, वो किसी भी तरह का हो सकता है। वो टीवी भी हो सकता है, वो मोबाइल भी हो सकता है, वो टैबलेट भी हो सकता है। तो जब हम बच्चे को किसी स्क्रीन पे बिठा देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन पे फिर वो नहीं जाता। अगर आप 2 साल के बच्चे को या 1.5 साल के बच्चे को मोबाइल दे के बिठा देते हैं और या आप ये समझते हैं कि वो यूट्यूब देख रहा है और लर्निंग हो रही है, नो डाउट लर्निंग भी हो रही होगी, लेकिन आप उसकी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं। वो एक माइलस्टोन जो डिस्टर्ब होता है वहाँ से, फिर वो उसकी लेटर ऑन जितनी भी लैंग्वेज जो डेवलपमेंट है ना, उसको डिले में डालता है। तो वो ऐसे बच्चे जो मेरे पास नॉर्मल आते हैं, जो लैंग्वेज डिलेज़ के साथ आते हैं, उनका जो जब पता चलता है कि डॉक्टर ने देखा और उसने कहा कि जी बच्चा बैठ नहीं रहा और हाइपर एक्टिविटी है और मतलब फुल टाइम मोबाइल के ऊपर बैठा रहता है, डिवाइस के बगैर सिटिंग नहीं है। अगर आप डिवाइस देंगे तो बच्चा बैठ जाएगा, अगर आपने मोबाइल नहीं दिया तो बच्चा नहीं बैठ रहा है। तो वो फिर ये ऑटिज़म वाले जो सिम्टम्स आ जाते हैं कि सोशलाइजेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, अपने अपने जो बहन भाई हैं उनके साथ खेल नहीं रहा, स्कूल में जा रहा है तो वहाँ पे भी इंटरेक्शन नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, जब आई आप फिक्स कर देंगे स्क्रीन के ऊपर तो आई कांटेक्ट तो वैसे भी ख़त्म हो जाएगा, वो आपसे आई कांटेक्ट करेगा ही नहीं। तो मैं अपनी जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हवाले से मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि छोटे बच्चों के लिए थोड़ा स्क्रीन अवॉइड करें और एक टाइम फ़िक्स करें, उस टाइम पे दें और लिमिटेड टाइम के लिए दें। ये नहीं कि बच्चा जो है मदर वो अपने कामों में लगी हुई होती हैं और बच्चे जो हैं वो सारा दिन स्क्रीन पे होते हैं, तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर है। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों से ऑटिज़म पर गुफ्तगू सुनी। इस सारी गुफ्तगू से नतीजा ये निकला है कि ऑटिज़म एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें अर्ली तशख़ीस और अर्ली इलाज जैसे फ़ौरन हो जाए उतना ही उस मर्ज़ के लिए, उस मरीज़ के लिए बेहतर है और उसे इंडिपेंडेंट बनाने में मदद करता है। आप ख़्याल रखें, आप अपने बच्चों में, अपने ख़ानदान में, अपनी फ़ैमिली में, अपने बच्चे में किसी ऐसे अलामत देखें जो आम बच्चों से मुख्तलिफ हो, तो फ़ौरन अपने फैमिली फ़िज़िशियन या किसी ऐसे इदारे से कांटेक्ट करें जो इन ऐसे मरीज़ों का इलाज करता हो। तो ख़्याल रखें। प्रोग्राम का इख्तिताम अपने मेहमानों से इस शुक्रिया के साथ करते हैं, अपने मेहमानों डॉक्टर आतिफ़ सईद अंजुम और मोहतरमा तहनीना सैयद साहिबा से शुक्रिया के साथ कि उन्होंने आज हमें इतनी ऑटिज़म के बारे में इतनी अहम मालूमात फ़राहम की और हमें अपने मुफीद मशवरों से नवाजा। इसके साथ ही अब अपने मेज़बान डॉक्टर मंसूर नूरानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।